हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस और आरओआरओ का जो पेपर है वो लाइन में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आई दृष्टि जो घटना चक्र की बुक होती है उससे हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि इस बुक से आपको 30 से 35 जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। तो हमने जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसका 2 पार्ट देख लिया है, तो अब जो ये तीसरा पार्ट रहेगा उसमें हम आगे के जो वीडियोज़ हैं उसको देखेंगे। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें जो पहला टॉपिक हो जाता है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, इसको हम देखेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करिए, जिससे कि आपको और आपके सारे मित्रों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य जो पहल है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिक एक फैक्ट दिया गया है कि भारत में 5 लाख से जो अधिक है पंजीकृत आयुर्वेद से जुड़े हुए जो हैं चिकित्सक हैं। ये जो है मुख्य रूप से जो है आयुर्वेदिक फार्मूलरी यानी कि आयुर्वेदिक जो है फार्मूलरीज और फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो भेषज संहिता है उसमें जो लिखे हुए फॉर्मुलेशंस होते हैं, आयुर्वेदा के फॉर्मुलेशंस लिखे हुए होते हैं फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया में, तो उसके आधार पे जो है कार्य करते हैं। यानी कि जो फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया है जिसको भारत की भेषज संहिता के नाम से जाना जाता है, तो उसके हिसाब से ही जो ये सारे 5 लाख जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। तो हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कई जो गंभीर जो प्रकार के रोग होते थे उनका इलाज किया गया है, इसकी वजह से यह काफ़ी न्यूज में है। तो आयुर्वेद चिकित्सा में इस नवाचार का जनता को लाभ हो और इसकी वजह से जो है काफ़ी नए कार्य किए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि जो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद है यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज, तो आप इसको याद करेंगे कि इसका हो सकता है फार्मूला जो है आपको उसका फुल फॉर्म पूछा जाए। इसमें हो सकता है आपको देख के पूछ दिया जाए कि ये जो इसमें है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो ये CCRAS है उसने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसको शॉर्ट में अग्नि नाम दिया गया है, उसको लॉन्च किया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्नि जो न्यूज में रहा है उसमें वो किससे रिलेटेड है, तो वो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। और वो जो है उसको शुरुआत किसने किया है, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज जो कि नई दिल्ली में है, यानी कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो है अग्नि पहल को शुरू किया है। और यह नई दिल्ली में है, हो सकता है आपको मिलाने के लिए दिया जाए। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस इसके पहले पूछ चुका है। आगे बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं, तो इसके तहत जो है चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है नवाचार को बढ़ावा दिया जाना है। तो बस इसमें बेसिक इतनी ही बातें जाननी थी कि जो अग्नि पहल है उसका फुल फॉर्म पहले आप देखेंगे कि ये आयुर्वेदिक जो है ज्ञान नैपुण्य पहल है। तो अग्नि में ये जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है, इस बात का ध्यान देंगे। अगला जो हमारा न्यूज हो जाता है वो है भारतीय भेषज संहिता आयोग, जो को PDG का जो है सदस्य बना है। इसके पहले हमने आपको बताया कि जो भारतीय जो भेषज संहिता है वो क्या है, जिसमें आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं भारतीय भेषज संहिता के हिसाब से। और उसी से रिलेटेड उसका एक कमीशन है यानी कि आयोग है, उसको जो है PDG का सदस्य बनाया गया है। इसके रिलेटेड ये न्यूज है। तो भारतीय भेषज जो संहिता है जिसको इंडियन फार्माकोपिया के नाम से जाना गया है, तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो है भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो भारतीय भेषज संहिता है वो IPC यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित और विपणन किए जाने वाली दवाओं को मानकों यानी कि जो स्टैंडर्ड्स दवाएं होती हैं उसकी आधिकारिक जो है पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो ये भारतीय भेषज संहिता है ये और आयोग है इसका यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, वो एक स्वायत्त संस्थान है, यानी कि यह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश में दवाओं में मानकों को जो है निर्धारित करता है। तो हमने ये वाला न्यूज देख लिया है। आगे इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तो 3-4 अक्टूबर में जो है फार्माकोपियल जो वार्ता समूह हुई थी यानी कि PDG की मीटिंग हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पहली बात तो आप PDG का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि जो फार्माकोपियल वार्ता समूह है यानी कि फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप है, उसकी मीटिंग जो है पहली बार जो है हैदराबाद में ऑर्गेनाइज की गई थी। यह जो है अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित जो है PDG की प्रथम बैठक थी। यानी कि इसके पहले जितनी भी PDG की मीटिंग हुई हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका, यूरोप और जापान में हुई हैं।
उसके बाहर जो है पहली बार जो है इंडिया में हैदराबाद में इसका जो है इसको संपन्न किया गया है। आगे देख लेते हैं कि भारतीय भेषज संहिता जो आयोग है उसको पीडीजी का अस्थायी सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया है। तो जो भारतीय भेषज संहिता आयोग है, इंडियन फार्माकोपिया का जो कमीशन है, उसको पीडीजी का जो है सदस्य बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि पीडीजी के सदस्यों में आईपीसी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के अतिरिक्त जो है यूरोपीय फार्माकोपिया, जर्मनी की फार्माकोपिया और अमेरिकन फार्माकोपिया भी शामिल हैं। और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये WHO जो है इसका एक ऑब्जर्वर है, यानी कि जो पीडीजी है उसका जो ऑब्जर्वर है वो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। और टेड्रोस अदनान इसके जो है चीफ हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो टेड्रोस अदनान इसके चीफ हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। आगे देख लेते हैं कि पीडीजी में आईपीसी के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भेषज संहिता की जो दृश्यता है वह उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि आएगी, तो इस बात को ध्यान देंगे। अगला जो टॉपिक है वो है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय से। यह जो समक्का सरक्का केंद्रीय एक जनजाति विद्यालय शेड्यूल्ड ट्राइबल जो यूनिवर्सिटी है वो बनाने के रिलेटेड ये न्यूज रहेगा। तो समक्का सरक्का जठारा जो है कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। आप यहाँ इसको याद करेंगे कि कुंभ मेला के बाद जो भारत का सबसे दूसरा बड़ा मेला माना जाता है वो समक्का सरक्का जठारा माना जाता है, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, यानी कि ट्राइबल मेला सबसे बड़ा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्राइबल मेला है वो यही है, जिसका नाम समक्का सरक्का जठारा है, जो कि कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कोया जनजाति का इससे संबंध है। जब भी आपको आए समक्का सरक्का जठारा से रिलेटेड कौन सी जनजाति है, तो कोया जो ट्राइब है यानी कि कोया जनजाति, उसका इससे संबंध है। यह एक द्विवार्षिक मेला है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार लगता है, जो कि तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वाई मंडल स्थित मिदारम गांव में होता है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि तेलंगाना में स्थित जो है मिदारम गांव है, जो कि मुलुगु जिले में आता है वो, और तड़वाई मंडल में आता है, तो वहाँ पे आयोजित किया जाता है। और ये जो समक्का और सरक्का है ये माँ बेटी थी, जो कि 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों में, तो यहाँ से आप जो है थोड़ा बेसिक तैयार करेंगे काकतीय शासकों के बारे में। तो समक्का सरक्का यात्रा की जब बात आती है तो तेलंगाना काकतीय शासक, और समक्का और सरक्का जो हैं वो माँ बेटी थी, इस बात की बात। और यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है ये, और यह कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये बातें आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। तो जो समक्का सरक्का है ये दोनों माँ बेटी थी। इन लोगों ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में जो है विद्रोह किया था, तो इसको आप ध्यान देंगे। आगे बताते हैं कि समक्का सरक्का जो जठारा है को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समक्का सरक्का यात्रा है वो कहाँ का स्टेट फेस्टिवल है। आपको हो सकता है ऑप्शन में तेलंगाना दे दे, तमिलनाडु दे दे, आंध्र प्रदेश दे दे, तो आप इसको याद रखेंगे। समक्का सरक्का जो जठारा है वो तेलंगाना का राज्य उत्सव है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं, चूंकि यह केंद्रीय जो विद्यालय है उससे रिलेटेड है, केंद्रीय विश्वविद्यालय से। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन जो विधेयक 2023 है उसको संसद में प्रस्तुति करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और यह अगर विधेयक पास होता है तो यह जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में संशोधन करेगा। इस तरीके के ऑप्शन आपको बना के दिए जाते हैं कि जो नया कोई विधेयक होता है, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 है, तो वो किसमें संशोधन करेगा, तो यह 2009 वाले जो है एक्ट में उसमें संशोधन करेगा। आगे बात करते हैं कि यह जो संशोधन है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा, यानी कि जो हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे 2023 वाले एक्ट में, तो वो उसमें हम जो है समक्का सरक्का जनजातीय जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करेंगे, जो कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में ही स्थित है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेवल फॉर लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड जो आपका बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक कंसेप्ट भी है इन्वायरमेंट के, जो आपको क्लियर करने होंगे। तो ट्रेवल फॉर लाइफ की बात करेंगे, तो जो मिशन लाइफ है उसको भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन जो है यह है। मिशन जो लाइफ है, मिशन लाइफ, वह एक वैश्विक जन आंदोलन है जो कि भारत के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया है।
इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप में भी और एक कलेक्टिव रूप से भी, सामुदायिक रूप से भी लोगों को प्रेरित किया जाए। इसकी वजह से मिशन लाइफ का जो है प्रारंभ किया गया है। लाइफ शब्द का जो तात्पर्य है वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है आपको लाइफ में एफ का जो ई पूछ सकता है कि ई क्या होता है, एल क्या होता है। तो एल जो है लाइफ स्टाइल है और बाकी जो ई है वो इन्वायरमेंट है। तो लाइफ में एल लाइफ स्टाइल है, ई इन्वायरमेंट है, यानी कि लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मिशन लाइफ को सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, उसमें जो UNFCCC की मीटिंग हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको COP26 बोला गया, तो वहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिशन लाइफ है, यानी कि जो लाइफ शब्द का तात्पर्य है और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, तो जो मिशन लाइफ है उसको सर्वप्रथम कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो सर्वप्रथम उसको नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। उसकी बात की थी 1 नवंबर 2021 को। कहाँ पे? तो ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूके में इसकी शुरुआत की थी। कब? जबकि COP26 का जो है 26वां मीटिंग चल रहा था। वहाँ पे उन्होंने पंचामृत की बात की थी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि पंचामृत यानी कि 5 बातें उन्होंने वहाँ पे बताई थी। तो वो कौन कौन सी 5 बातें हैं, उसमें से मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि उसी में इन्हीं 5 बातों में से एक बात थी कि 2070 तक जो है इंडिया जो रहेगा वो कार्बन न्यूट्रल होने का हमने टारगेट रखा है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, यानी कि हम जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक। तो पंचामृत के 5 जो हमने पंचामृत में 5 बातें की हैं उसमें से एक बात ये थी कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। और यह भी COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, जहाँ पे मिशन लाइफ की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है, तो वहाँ पे ये बात भी आती है। रिसेंट में आप देख लीजिए कि COP27 हुआ है वो इजिप्ट में हुआ है, और 2023 में COP28 हुआ है जो कि UAE में हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। COP28 जो 7 है वो इजिप्ट में शर्म अल शेख नाम की जगह पे हुआ है, और COP28 जो है वो UAE में हुआ है। इस बात का आप ध्यान देंगे। थोड़ा बेसिक आप UNFCCC के बारे में भी और जान लीजिए। UNFCCC है जो रियो में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992, वहाँ से आया है। और COP जो 3 था उसी को हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात जो है वहाँ पे करते हैं। और 1992 में जो रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी से CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एजेंडा 21 और UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है, ये तीनों चीज़ें भी रियो कॉन्फ्रेंस से आई थी। तो आप बेसिक में जा करके इन चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपके जो बेसिक होगा वो मजबूत हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता नगर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के से जो है मिशन लाइफ का औपचारिक शुभारंभ जो है उसका किया था। यानी कहाँ से किया था? तो एकता नगर गुजरात में। और किस जगह से? तो स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है, यानी कि एकता की जो मूर्ति है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है, तो वहाँ से मिशन लाइफ की शुरुआत 2000 औपचारिक रूप से की गई थी। और इसके तहत वर्ष 2028 तक, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा तो आप याद रखेंगे कि किस जगह से। तो एकता नगर गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। और वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँव एवं स्थानीय शहरी निकायों, जो कि मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जिनको बोलते हैं, को पर्यावरण अनुकूल जो है बनाने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे 100% दे दिया जाए, तो 100% यहाँ पे नहीं है, ये जो है केवल 80% है। तो वर्ष 2028 तक, तो हो सकता है टाइम भी पूछा जाए कब तक, तो 2028 तक हमको कितना करना है? 80% जो है गाँव और शहरी निकायों को जो है पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाना है। भारत जो है लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों, यानी कि जिसको हम NDCS कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि COP20 जो है 1 से आया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि 2015 में होती है, जिसको हम पेरिस जो है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहते थे। तो वहाँ से NDCS का कॉन्सेप्ट आया था। तो भारत जो है लाइफ को, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में भी शामिल करने वाला यह पहला देश बना है। तो ये पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान देंगे कि जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको हमने अपने NDC में भी शामिल किया है। अगला जो
इससे जुड़ी बात जो है वो है कि 27 सितंबर को पर्यटन मंत्रालय जो है भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ जो है कार्यक्रम को शुरू किया है। वैश्विक रूप से इसका जो है शुरुआत किया गया है। तो आप यहाँ से एक डे याद करेंगे कि 27 सितंबर को क्या होता है, विश्व पर्यटन दिवस। तो यहाँ से ये डे आप याद रखेंगे। कहाँ से शुरू किया गया है ट्रेवल फॉर लाइफ, तो ये भारत मंडपम, आपने देखा हुआ न्यूज़ में काफ़ी था, जो बिल्डिंग बनी हुई है और यहीं पे जो है G20 का जो सारा कार्यक्रम हुआ है वो हुआ है। आप गूगल पे जाकर भारत मंडपम जो है टाइप करेंगे तो आपको ये जो बिल्डिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो इससे ये चीज़ें आपको याद रखेंगी रहेंगी कि जो ट्रैवल फॉर लाइफ जो था कार्यक्रम वो यहीं से शुरू किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये तीनों लोगों की जो है भागीदारी इसमें थी। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि किस किस कौन कौन से लोगों की भागीदारी थी। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहला, UNWTO दूसरा और UNEP तीसरा। तो ये तीनों लोगों के साझे जो है प्रयास से ये चीज़ें प्रारंभ की गई। ट्रेवल फॉर लाइफ की जब बात करते हैं तो मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम यानी सेक्टोरल प्रोग्राम है। यानी ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत ही आता है और उसके अंतर्गत ये रीजनल प्रोग्राम है या सेक्टोरल प्रोग्राम है। आगे बात करते हैं कि सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति जो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म जी बनाया गया है। बात करते हैं कि ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतर्गत जो है 8 केंद्रीय विषय जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं कि जो ये ट्रेवल फॉर लाइफ होगा उसके अंतर्गत 8 जो चीज़ें हम जो है डिसाइड किए हैं। तो उसमें क्या क्या होगा, तो पहला जो हो जाता है वो सेव एनर्जी यानी कि ऊर्जा की बचत पहली बात हो जाती है। आगे देखते हैं कौन कौन सी और बातें की गई हैं। तो दूसरी जो बात है वह है सेव वाटर यानी कि जल की बचत। तीसरी है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार। जो चौथा है वो रिड्यूस वेस्ट यानी कि अपशिष्ट को कम करना। पांचवा है एम्पावर लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज यानी कि स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण। अगला जो है छठवां वह है कि रिस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज यानी कि स्थानीय संस्कृति और धरोहरों का जो है सम्मान करना है। कंज्यूम लोकल फूड्स, ये सातवां पॉइंट है यानी कि स्थानीय जो है खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। और कंजर्व नेचुरल हेरिटेज यानी कि प्राकृतिक धरोहर है उसका संरक्षण करना है। तो ये 8 पॉइंट जो है लाइफस्टाइल के अंतर्गत में, लाइफस्टाइल जो फॉर लाइफ है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसको आप ध्यान देंगे। ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतर्गत हम इन 8 चीज़ों का ध्यान देंगे। तो ट्रेवल फॉर लाइफ जो कार्यक्रम है 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। तो इसके लिए स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और दूसरा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऊपर जो हमने ट्रेवल फॉर लाइफ के 8 जो पैरामीटर्स देखे हैं उसमें से भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से है या कौन सा इसमें से नहीं, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ जो है वो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। हो सकता है पूछा जा सकता है कि कितने पर्यटन स्थलों पर जो है ट्रेवल फॉर लाइफ जो है योजना को संचालित किया जाएगा, तो 108 है। 108 जनरली हम थोड़ा हिंदू माइथोलॉजी में यूज करते हैं, तो आप इसको याद करेंगे कि 108 पर्यटन स्थल को इसमें रखा गया है। आगे बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन ग्राम है उसकी प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें किसको किसको विजेता घोषित किया गया, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन हुआ उसमें जो है, और ये कब हुआ था, तो ये 27 सितंबर जो कि विश्व पर्यटन दिवस था उसी दिन पे किया गया था। आप यहाँ पे डेट याद करेंगे कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। और इस बात की जाए कि इसमें जो है कुल 35 गाँवों को पुरस्कृत किया गया है और 35 गाँव में से 5 को गोल्ड, 10 को सिल्वर और 20 को ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य श्रेणी से पुरस्कृत किया गया है। बात की जाए कि जो स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गाँव हैं, तो जो पहले नंबर पे है वो दावर है, बांदीपुरा जिले में आता है जो कि जम्मू कश्मीर का एक गांव है। तो पहले नंबर पे दावर है। यहाँ पूछा जा सकता है कि दावर जो है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि जो अ, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता हुई थी उसमें इसको गोल्ड मिला है। बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का एक कुरौना ग्राम है जो कि इसको सिल्वर पुरस्कार यानी कि रजत श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम, इसको सिल्वर मिला है, आप इस बात का ध्यान देंगे, इसको गोल्ड नहीं मिला है। आगे बात करते हैं
अगले टॉपिक के। तो अगला जो टॉपिक है वो भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 2002 का है। आप यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, हो सकता है इसको मिलाने के लिए आपको आ जाए कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो कब आया है। तो यह 2002 में आया है। उसके तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL को पंजीकृत किया गया था। आगे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है उसके गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि जो विजन है, भारत को जैविक उत्पादकों में विश्व में अग्रणी बनाने हेतु जो है NCOL यानी कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना की। और यह एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में जो है इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की गई है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है NCOL, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर जिसको हम बोलते हैं, उसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। आगे बात करते हैं, कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता जो मंत्री हैं यानी कि अमित शाह जी, उनके द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली बार जो है अमित शाह द्वारा जो है ऐसा कुछ कार्य किया गया है। तो यह क्वेश्चन में बन सकता है, यहाँ पे आपको नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन चूंकि यह सहकारिता मंत्री से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो है अमित शाह जी ने इसका जो है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया। बात की जाए कि 8 नवंबर 2023 से ऑर्गेनिक अंडर वन रूट ये जो है कंसेप्ट है, इसको सभी ऑर्गेनिक उत्पादकों को एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की जो है शुरुआत की गई है। तो ऑर्गेनिक अंडर वन रूट जो है एक कंसेप्ट है, इसके साथ जो है सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की जो है शुरुआत की गई है। इस बात का भी ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है एकात्मता की मूर्ति। जो एकात्मता की मूर्ति है वो श्री आदि शंकराचार्य जी हैं, उनकी मूर्ति के नाम से जो है जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक जो है विज्ञान विद्वान थे, यानी कि ये वैदिक विद्वान थे जो कि शंकराचार्य जी हैं। और ये इनका जो कनेक्शन है वो 8वीं शताब्दी से है। तो 8वीं शताब्दी के आसपास कौन कौन सी डायनेस्टीज थी तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बात की जाए कि अद्वैत जो है ये अद्वैत के समर्थक थे, अर्थात व्यक्तिगत जो है आत्मा की एकात्मता, यानी कि जो व्यक्तिगत आत्मा होती है उसकी वननेस के सिद्धांत को ये मानते थे। इनका जो जन्म है वो केरल राज्य के जो है कालड़ी ग्राम में एक नंबूदरी ब्राह्मण में परिवार में हुआ था। इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका एवं बद्रीनाथ जो चारों मठ हैं उनकी स्थापना की थी। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मठ हैं। तो श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ, ये चारों मठ को आप याद रखेंगे। और इसका जो स्थापना है वह आदि शंकराचार्य ने किया था। आगे बात करते हैं कि जो ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र पर जो टिप्पणी है वो और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक जो है पाठ है, उनकी उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है यानी कि ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी है वो किसने लिखी है, तो यह जो है आदि शंकराचार्य जी ने लिखी है। आगे बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने एकात्मता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है उसका अनावरण किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह इसका जो स्टैच्यू और मोस्टली आप देखेंगे कि जो स्टैच्यू होती है उसका जो अनावरण होता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह जो है मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन उस टाइम के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा इसका जो है अनावरण किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं, इस मूर्ति का अनावरण ओंकारेश्वर में आयोजित शंकर रथ वतरणम जो है नाम के एक समारोह में किया गया था। इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो यह जो है शंकरवत रणम जो है एक समारोह था, उसमें ओंकारेश्वर में जो है जगह में इस जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है यानी कि एकात्मता की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया था। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। तो जो इस अवसर पर जो श्री चौहान जी हैं उन्होंने अद्वैत लोक संग्रहालय यानी कि आचार्य शंकर संग्रहालय का जो है शिलान्यास भी किया है। और यह एक बहुधातु की प्रतिमा है। इसमें जो है डिफरेंट तरीके की अष्ट धातुएं हैं, यानी कि अष्ट धातुओं को प्रयोग किया गया है। उसमें कांस्य है, मिश्र धातु है, तांबा भी है, टिन है, 4% जो है इसमें सीसा का भी यूज किया गया है। यानी कि इसमें ढेर सारी धातुओं को यूज किया गया है, यह सिंगल धातु से बना नहीं है। तो इसमें जो है आप ध्यान देंगे
कौन कौन से धातु का प्रयोग किया गया है, तो कांस्य का यूज हुआ है जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, मिश्र धातु जिसमें कि 88% तांबा रहेगा, 8% टिन रहेगा और 4% सीसा रहेगा, उससे यह निर्मित है। बात की जाए तो परिषद का जो नाम है, जो परिसर है वहाँ का, उसका नाम जो है एकात्म धाम जो है निर्धारित किया गया है। और एकात्मता की जो मूर्ति है आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। बात की जाए, यह प्रतिमा जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत जो है ओमकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। तो मानधाता पर्वत आप ध्यान देंगे कि यह मानधाता पर्वत पे स्थापित की गई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 108 फीट है। और यह जो है मूर्ति है वह चलने की मुद्रा में है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ वननेस की, वह किस मुद्रा में है, तो यह चलने की मुद्रा में है, यानी कि वॉकिंग पोस्चर में है, ना कि सीटिंग पोस्चर में। हो सकता है आपको बैठने की मुद्रा दे दे, तो बैठने की मुद्रा में यह नहीं है, यह चलने की मुद्रा में है। आप इस बात का ध्यान देंगे तो चलने की मुद्रा में इस मूर्ति को बनाया गया है। और इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया कि यह जो मूर्ति है बहुत सारी धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कांच, तांबा, टिन, सीसा ये सारे आ जाते हैं। बात की जाए, यह प्रतिमा जो है 54 फीट ऊंचे एक आसन पे बना हुआ है और उसमें जैसे कि और 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश बेस पर, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा थोड़ा सा एक आसन रहेगा ऊंचा पेडेस्ट्रियल, उसके ऊपर एक 27 फीट का जो है कमल बना होगा और उसके ऊपर जो है मूर्ति बनाई गई है। इस तरीके का जो है यह इसमें पोस्चर दिया गया है। यह प्रतिमा इस प्रकार निर्मित की गई है कि यह 500 वर्षों से भी अधिक समय तक खड़ी रह सकती है, तो इस बात का ध्यान देंगे। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि इधर लास्ट के 10 सालों में जो हमारे इम्पोर्टेंट शहर हैं, हमारे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, उन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और हमारे जो वैदिक पुराणों में या फिर उस तरीके की अच्छे हमारे जो नॉलेज मिलती है उन चीज़ों को हम जो है फिर से प्रिजर्व कर रहे हैं, तो यह एक अच्छी बात है। आगे बात करते हैं कि भारतीय चित्रकार जो है वासुदेव कामथ ने इसका कंसेप्चुअल स्केच तैयार किया था, लेकिन महाराष्ट्र के जो कुशल मूर्तिकार हैं भगवान रामपुरे, आप इनका नाम याद रखेंगे, भगवान रामपुरे ने एकात्मता की जो मूर्तिका है निर्माण किया है। जो स्केच बनाया था वो वासुदेव कामथ ने बनाया था, यह भारतीय चित्रकार हैं और उन्हीं चित्रकार के को ध्यान में रखते हुए उस चित्र को महाराष्ट्र के जो कुशल मूर्तिकार है भगवान रामपुरे, वह एकात्मता की मूर्ति का उन्होंने निर्माण किया है। और सारी मूर्तियां हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में है, तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है वो तमिलनाडु में है, गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो कर्नाटक में है, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में है, भगवान गुर्गन है प्रतिमा उनकी तमिलनाडु में है, और मुरुदेश्वर में जो भगवान शिव की प्रतिमा है वह कर्नाटक में है। तो थोड़ा हल्का फुल्का इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। इवन जिन चीज़ों को आपने नहीं देखा है उसको गूगल करेंगे और उसका फिगर देख लेंगे एक बार जा करके इमेज में, तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। आगे बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है मैरीलैंड अमेरिका में बी आर अम्बेडकर की जो है 19 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। भारत के अगर बाहर की बात की जाए तो बी आर अम्बेडकर की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है। और बी आर अम्बेडकर की जो इंडिया में है जो प्रतिमा है वो हैदराबाद में स्थित है, जो कि इसी की रिप्लिका जो है मैरीलैंड में बनाई गई है। जो हैदराबाद में अम्बेडकर की विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसके जो शिल्पकार रहे हैं वो रामवी सुतार जी हैं और यह जो है इसकी ऊंचाई 182 मीटर, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने ही जो है इसको बनाया था। आगे बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। बात करते हैं कि जो तेलंगाना के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि के चंद्रशेखर राव रहे हैं, उन्होंने भारत में स्थित बी आर अम्बेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया था, यानी कि जो भारत में जो हैदराबाद में जो मूर्ति है उसका जो है इन्होंने अनावरण जो है किया था, जो कि अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे बात करते हैं हैदराबाद में स्थित इस कांस्य प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 125 फीट है। तो ये जो हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है उसकी जो ऊंचाई है वो 125 फीट है और यह एक कांस्य की प्रतिमा है। यहाँ पे आपको किसी और भी मेटल का नाम दिया जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि यह ब्रॉन्ज से यानी कि कांस्य से बना हुआ है। आगे जो है टॉपिक को देख लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन है, इसके बारे में हम बात करते हैं।
तो जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है उसका गठन किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो हल्दी जो है उसका जो वानस्पतिक नाम है यानी कि बॉटनिकल नेम है, तो इसका बॉटनिकल नाम जो है जिंजीबेरेसी जो है परिवार से आता है, और उसका वनस्पति का नाम है कुरकुमा लोंगा। फिलहाल ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में रखेंगे, जो हल्दी का वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम है वह कुरकुमा लोंगा है। CL आप दिमाग में थोड़ा सा याद रखेंगे, हो सकता है याद आ जाए। बाकी इसका जो ये फैमिली है वो है जिंजीबेरेसी, तो इस फैमिली से है, और यह इसका वानस्पतिक नाम है, और यह एक पुष्पीय पादप जो है यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो हल्दी है वो किस तरीके का है, तो वह एक पुष्पीय पादप है। यह आपको साइंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको पूछा जा सकता है, करंट में अगर नहीं पूछता है तो भी। बात की जाए तो यह एक सदाबहार और औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हल्दी होता है, कहीं ना कहीं चोट लगती है हमारे घरों में, तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि आप हल्दी का यूज करें। आगे बात करते हैं कि कर्क्यूमिनॉइड्स हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैविक यानी कि बायो एक्टिव यौगिक होता है। यह जैविक जो है सक्रिय यौगिक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटी कैंसर होता है, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट जो है इसकी प्रकृति होती है, और एंटी कैंसर भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो जैव सक्रिय पाया जाता है, बायोएक्टिव पाया जाता है, जिसका नाम करक्यूमिनॉइड्स है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो है कौन सा बायो एक्टिव जो है हल्दी में पाया जाता है, तो करक्यूमिनॉइड्स इसका नाम है, आप इसको याद रखेंगे। और यह जो होता है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटी कैंसर भी होता है। आगे देखते हैं कि भारत में विश्व में जो है टर्मरिक यानी कि हल्दी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और निर्यातक है। यानी कि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादन भी भारत में ही होता है, और हम उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, उसका उपयोग भी जो है, यानी कि उसके उपभोक्ता भी हम पहले नंबर पे हैं, और सबसे ज़्यादा निर्यातक भी हैं। यानी कि हम जो है इम्पोर्ट भी सबसे ज़्यादा इसी को करते हैं, एक्सपोर्ट भी इसको सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं हल्दी को। आगे बात करते हैं कि जो सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपको जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन होता है वहाँ से पूछा जा सकता है। तो हल्दी उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक और चौथे पे तमिलनाडु है। बात करते हैं हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी हो 62% है। आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भारत का हिस्सेदारी है वैश्विक व्यापार में हल्दी में, तो वो 62% है। आगे देखते हैं कि जो 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया है, और इसको गठन किया गया है क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और इसके लिए जो है कौन कौन से कार्य होंगे इस बोर्ड के, नेशनल जो टर्मरिक बोर्ड बनाया गया है, तो यह जो है बोर्ड है हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। दूसरा है कि हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नए बाजार विकसित करेगा। तीसरा पॉइंट है कि नए उत्पादन जो होंगे उसमें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। चौथा है कि मूल्यवर्धित यानी वैल्यू एडेड जो है हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा। तो ये जो हल्दी का जो बोर्ड होगा यानी टर्मरिक बोर्ड होगा, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, उसका ये सारा कार्य होगा। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है उसकी केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2023 तक हल्दी निर्यात में $1 बिलियन जो है तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो कब तक है? 2030 तक है, और कितना? $1 बिलियन एक्सपोर्ट का जो है अनुमान किया गया है हल्दी को लेके। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है इसका थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं, जिसको हम बाद में हमने फिलहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये जो टर्म है नरेंद्र मोदी जी ने अनौपचारिक रूप से दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसको हम कहीं ना कहीं विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से जानते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग में बैकग्राउंड रहा है वो क्या है। तो 11वीं लोकसभा में उस टाइम के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा ने, उन्होंने 12 सितंबर 1996 को यह पहली बार प्रस्तुत किया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। फिर 12वीं लोकसभा में भी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन उस टाइम पे भी पास नहीं हो पाया था। 1998 को में जो है महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। यानी कि 11वीं लोकसभा में भी प्रयास किया गया तो नहीं हुआ, 12वीं लोकसभा में अटल जी ने प्रयास किया तो भी नहीं हो पाया। फिर 13वीं लोकसभा में जो है पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संविधान का जो संशोधन हुआ 85वां 85th संशोधन विधेयक, जो कि 1999 में आया, तो
उसने महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया। हालांकि राजनीतिक दलों के जो है सर्वसम्मति के अभाव में, यानी कि सर्वसम्मति नहीं थी इस जो है विधेयक पे, इसकी वजह से यह जो है पारित नहीं हो पाया था। आगे बात कर लेते हैं कि 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक जो है संविधान में 108वां संशोधन लेके आया गया। दोनों संशोधन आप याद करेंगे कि जो इसके पहले का जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1999 में जो संशोधन हुआ था वो, और फिर 6 मई 2008 को 108वां संविधान संशोधन जो कि 2008 में हुआ, उसमें जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। उस टाइम पे लोकसभा की बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 में इस विधेयक को पारित कर दिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई कि जो मई 2014 जो था उसमें 15वीं लोकसभा का जो है चुनाव होना था, चुनाव हुआ और जो है कांग्रेस हार गई और बीजेपी सत्ता में आई, और जिसकी वजह से यह जो बिल था वो लैप्स हो गया और पारित नहीं हो सका। आप इससे आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को रिवाइज करेंगे कि कौन सा बिल कब लैप्स होता है, किस सदन में बिल अगर है तो लैप्स होगा या नहीं होगा। तो ये जो बेसिक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट होता है इसको आप याद करेंगे। आगे देख लेते हैं कि 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान संशोधन या 128वां संशोधन किया गया था। विधेयक को 2023 में द कॉन्स्टिट्यूशनल 128th अमेंडमेंट बिल 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, फिर 21 सितंबर को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ और 28 सितंबर को राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। और इस तरह यह जो है संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम यानी कि 2023 कॉन्स्टिट्यूशनल 106 अमेंडमेंट एक्ट के 2023 के रूप में इसको अधिनियमित किया गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये अमेंडमेंट जब एक्ट की बात करेगा तो 106वां अमेंडमेंट एक्ट होगा, लेकिन जब ये बिल की बात करेगा तो 128वां संशोधन विधेयक यानी कि 128वां अमेंडमेंट बिल होगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो आप 106वां अमेंडमेंट एक्ट और 128वां अमेंडमेंट बिल इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं कि 18 से 21 सितंबर के बीच में जो संसद का एक विशेष सत्र चला था जो कि स्पेशल सेशन के नाम से इसको जाना गया, उसी में इसको पारित कराया गया था। बात करते हैं कि अनौपचारिक रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया था। बात की जाए थोड़ा बेसिक्स में, तो संविधान जो है 128वां संशोधन विधेयक जो 2023 है उसके समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्यों ने मतदान किया था। केवल 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया था, और 2 सदस्य कौन थे, वो AIMIM जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो उसमें से असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील ने, ये दोनों लोगों ने इसके जो है विरोध में मतदान किया था। बात करते हैं जबकि राज्यसभा में यह सर्वसम्मति से पास हो गया था। हो सकता है इससे जो टॉपिक है इससे आपको एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है ऑप्शन बना करके। आगे बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक जो है अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नया संसद भवन है उसमें पहला विधेयक कौन सा पारित हुआ, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये जो है पहला पारित किया गया था। आगे बात करते हैं कि इस विधेयक से के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम जो भागीदारी हो जाती है वो 33% हो जाएगी। और कहाँ कहाँ पे इसको आरक्षण मिलेगा, तो लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। इस बात का आप ध्यान देंगे कि हर जगह जो है इसका आरक्षण नहीं मिलेगा या नहीं। अगर आपको ऑप्शन में राज्यसभा देता है तो वो नहीं होगा, हो सकता है राज्य जो कि विधानसभाओं की जगह पे आपको अन्य कोई ऑप्शन दे तो वो नहीं होगा। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है वो लागू होगा। हो सकता है पुडुचेरी दे तो पुडुचेरी की जो विधानसभा है वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। तो इसके तहत जो है 101 तिहाई जो है सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और 1 तिहाई जो सीट है उसमें जब बात करेंगे तो SC/ST की जो सीटें होती हैं उसमें भी यह प्रोविज़न लागू होगा। इसमें जो है 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है उसके माध्यम से 3 जो है अनुच्छेद हैं उसमें संशोधन किया गया है। तो 330A और 332A और 334A इसको जो है जोड़ा गया है। बाकी 239AA जो कि दिल्ली से रिलेटेड है उसमें संशोधन किया गया है। आगे बात करते हैं कि जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया है 330A, उसको जोड़ने के माध्यम से संविधान में यह प्रस्ताव किया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जो आरक्षित सीटें होंगी उसमें से 1 तिहाई सीटों में महिलाओं को आरक्षित की जाएंगी सीटें, यानी कि SC/ST की जो सीटें होती हैं उसमें से 1/3 जो होंगी वो महिलाओं को मिलेंगी। इसके लिए प्रोविज़न किया गया है लोकसभा में।
आगे बात करते हैं लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से भरी जाने वाली जो कुल सीटें होंगी उसमें से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि टोटल जो सीटें हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन होता है जिन पे, उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए होंगी और उस 1/3 जो टोटल महिलाओं की होंगी उसमें जो SC ST महिलाएं होंगी उसमें उनको भी शामिल किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो नए अनुच्छेद रहे हैं 332A को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया गया है। तो और आगे बात की जाती है कि जो संविधान में नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है उसके माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण लागू होने की संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। और इसमें बात की जाए कि ये लागू कब से होगा, तो जो डिलिमिटेशन होगा उसकी प्रक्रिया के बाद ही ये प्रभावी होगा, यानी कि ये अभी नहीं प्रभावी होगा। और आपको पता होगा कि जो डिलिमिटेशन है पहले सेंसस होता है, सेंसस होने के बाद जो है डिलिमिटेशन होता है। तो अभी तक सेंसस जो है 2021 में होना था वो अभी तक हो नहीं पाया है। वो जब सेंसस आ जाएगा तो सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन अभी 2026 के बाद ही होगा, क्योंकि अभी तक ये 2026 तक इसको फ्रीज किया गया है, यानी कि 2026 के पहले डिलिमिटेशन जो है नहीं होगा। तो 2026 के बाद पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन 2026 में अगर हो पाता है तो होगा, उसके बाद ही यह जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम है प्रभावी होगा। आगे बात कर लेते हैं कि यह परिसीमन संविधान जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2023 है उसमें जो है पहली जो जनगणना होगी उसके संगत आंकड़ों का प्रयोग करके उसके आधार पे ही बनाया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि पहले जनगणना होगी फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद ये प्रभाव में आएगा। आगे बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण जो है 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। तो जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसमें ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन अनंत काल के लिए दे दिया गया है, अभी केवल 15 साल की अवधि के लिए इसको प्रदान किया गया है। और यह संसद को यह पावर है, यह हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसको पावर है, तो संसद को यह पावर है कि कानून बना करके इसको इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स को देख लिया है, आगे हम और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आप वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक शेयर नहीं किया है तो उसको वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके की हम जो है वीडियोज़ लाते रहेंगे और जो आपकी आय दृष्टि है इसको कंप्लीट पूरा किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।